डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का जो निगमन है वो यहाँ इस वीडियो में समझाऊंगा। जो गोलीय पृष्ठ हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ। यहाँ मैं पहले आपको गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन करके यहाँ दिखा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक अच्छी प्रकार से इसको समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। यहाँ ये आपको फिगर दिखाई पड़ रही है, ये एस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। जो दो माध्यम आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, N1 अपवर्तनांक का ये माध्यम है इधर, और N2 अपवर्तनांक का माध्यम इधर है। तो ये दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ है एस डैश, और ये सीमा पृष्ठ कैसा है? अवतल पृष्ठ है। इस अवतल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। अब मान लिया ये जो इसकी मुख्य अक्ष है, इस पर कोई वस्तु रखी गई है और वस्तु को हम प्रदर्शित करते हैं O से, ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई वस्तु रखी गई है तो वस्तु से चलने वाली दो किरणें हम लेंगे और उससे इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनाकर यहाँ दिखाएंगे। एक तो किरण ले लेते हैं O से इस पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ने वाली किरण, ये किरण है OQ, जो P से होकर जाती है और वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। या आप कह सकते हैं कि अगर ये किरण यहाँ इस पर बिंदु पर अभिलंबवत गिरती है तो वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो पहली किरण तो हुई है। अब दूसरी किरण हम ये लेते हैं, मान लिया ये दूसरी किरण बिंदु यहाँ A पर गिरती है। ये दूसरी किरण है OA। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। अपवर्तन आपने पढ़ा होगा, अपवर्तन के नियम मैंने पहले समझा दिए हैं पहली वीडियोज़ में, आप उन्हें अच्छी प्रकार से याद कर लेना। वैसे तो यह स्कूल में आता है अपवर्तन और परावर्तन के नियम। तो जब ये इस पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर पड़ती है, तो गोलीय पृष्ठ पर पड़ने के बाद जब इसका अपवर्तन होता है तो ये आप देख रहे हो, ये माध्यम विरल है, ये माध्यम सघन है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाती है तो अभिलंब की तरफ को झुक जाती है। यहाँ जो अभिलंब हम खींचते हैं, कहीं भी आप गोले के अंदर किसी पॉइंट पर अभिलंब आपको खींचना है या वृत्त के किसी बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो आप उसे केंद्र से मिलाएंगे। तो यहाँ भी हम ये केंद्र से हमने मिला दिया है AC। ये बिंदु A पर अभिलंब है, वक्रता केंद्र से हमने इसको मिला दिया, क्योंकि इसका केंद्र जो है वक्रता केंद्र है। मान लिया ये जो अभिलंब है वो ये CN है। अब इस किरण का जो मार्ग है वो इस प्रकार से होता, अगर ये माध्यम ना होता तो ये इस दिशा में जाती, सीधी निकल जाती। लेकिन अब ये क्या करेगी, तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है इस प्रकार से। AB किरण अपवर्तित किरण है और ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गई है। अब आप देख रहे हो बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? अपवर्तन के बाद जहाँ किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ ये किरण जो OQ है और ये AB जो किरण है, ये कहीं पर भी जाकर के नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अब अगर आप यहाँ से इसे देखेंगे इन किरणों को, तो ये किरणें यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये पीछे हटाने पर आप यहाँ ये पॉइंट I है ये, तो आपको ऐसा लगेगा जब यहाँ से देखेंगे
कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं आई से। तो बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो बिंदु I पर बन जाएगा। यहाँ ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, केवल प्रतीत हो रही हैं यहाँ कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं। तो इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी होगा। आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो तो कहलाता है आपतन कोण I, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है अपवर्तन कोण R। और ये मान लिया ये जो बिंदु A है, A से अगर हम इस पर लंब डालते हैं यहाँ मुख्य अक्ष पर, ये लंब जो है AM है। सपोज ये जो कोण AOC है वो अल्फ़ा है, ये कोण AIC या AIP आप कह सकते हैं ये बीटा है, यानी आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का कोण अल्फ़ा है। ऐसे ही IA और IP के बीच कोण बीटा है, और जो अभिलंब है CN और CP इनके बीच कोण गामा है। ये जो AM है, मान लिया इसकी ऊंचाई h है। आपको पता है कि जो ध्रुव से जो दूरियां हैं, ध्रुव P है, यहाँ P से C तक की जो दूरी है ये कहलाती है R, यानी वक्रता त्रिज्या। और ध्रुव P से जो वस्तु की दूरी है OP, ये कहलाती है U, वस्तु की दूरी, ये P से। और इसी प्रकार से यहाँ ये प्रतिबिंब बना हुआ है, तो प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है V। अब ये प्लस होंगी या माइनस होगी मैं आपको यहाँ सब इसमें समझाऊंगा। तो कोण OAC बराबर हो जाएगा I, आपतन कोण, ये वाला जो कोण है OAC, ये आपतन कोण है। और ये NAB या BAN, कोण BAN बराबर है अपवर्तन कोण R। ये जो दूरी है PC बराबर -R होगी, और PI बराबर -V, और PO बराबर -U। आप जानते हैं कि जो ध्रुव है उससे बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। जिधर ये आपतित किरण चलती है उसकी दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, तो ये दाईं साइड में जो दूरियां हैं धनात्मक होंगी, और इसके विपरीत बाईं साइड की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होंगी। ध्रुव P से दूरियां मापी जाती हैं। त्रिभुज OAC में इस त्रिभुज का ये गामा बहिष्कोण है, और जो बहिष्कोण होता है वो दूरवर्ती जो अंदर इसके कोण होते हैं, त्रिभुज के 3 कोण, उनके जो दूर वाले कोण है, ये कोण और ये कोण, एक ये भी है लेकिन ये नज़दीक है, इसके मिला हुआ है, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज OAC में गामा बराबर हुआ अल्फ़ा प्लस I, या आप ये कह सकते हैं कि I इक्वल हुआ गामा माइनस अल्फ़ा। समीकरण नंबर 1। ये आप इधर ले जाओगे, साइड चेंज कर दोगे तो ये गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ ये त्रिभुज है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला IAC, त्रिभुज IAC में
इसमें भी ऐसे ही होगा, गामा बराबर होगा बीटा प्लस आर। देखो आर कहाँ से आया है, ये कोण आर है और ये जो कोण है ये वाला ये भी आर ही होगा। क्यों होगा आर? क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण है इस प्रकार से ये कोण इस कोण के बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण आर है तो ये कोण भी आर ही होगा। इसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको बताया त्रिभुज के जो बहिष्कोण है वो इस प्रकार से, ये कोण इसका बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, तो ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसमें ये हो जाएगा गामा इक्वल हो जाएगा बीटा प्लस आर, या आर इक्वल हो जाएगा गामा माइनस बीटा। समीकरण नंबर 2। अपवर्तन का नियम आप जानते हैं। ये जो दो माध्यम हैं, जब आप अपवर्तन का नियम यहाँ लगाओगे, क्योंकि ये जो किरणें हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं तो ये अपवर्तित होती है। तो अपवर्तन का जो नियम है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो दूसरे वाला नियम है आपने पढ़े होंगे अपवर्तन के दो नियम। तो स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर, ये है स्नेल का नियम। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल है अपवर्तनांक के बराबर था। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n कहा था हमने। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n कहलाता था। यहाँ अलग अलग निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं इनके। n1 पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, n2 दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो जो अपवर्तनांक n है वो n2 अपॉन n1 होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है n, वो n2 अपॉन n1 होगा। तो यहाँ हम n2 अपॉन n1 का प्रयोग कर रहे हैं। n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो या इसका व्यास बहुत छोटा हो, यानी ये इतना व्यास जो इसका ये बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, इतना ना होकर बहुत छोटा हो। मान लिया ये जो पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ वो यहाँ तक है, सपोज बहुत छोटा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, बस ज़्यादा नहीं है। तो क्या स्थिति होगी? तो ये जो बिंदु A है, ये वाला जो बिंदु A है, ये ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा, यहाँ आ जाएगा ये। तो जब ये यहाँ आएगा तो जब इससे यहाँ P पर लंब डाल लेंगे वो भी कहाँ आ जाएगा? P पर आ जाएगा। ये जो M है ये बिंदु P पर ही आ जाएगा लगभग। ये ऐसी स्थिति में होगा जबकि इसका द्वारक छोटा हो, यानी इसका जो व्यास है वो बहुत कम हो। यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यास छोटा का मतलब ये जो बिंदु A है, जब ये व्यास छोटा होगा इसका, ये यहाँ से यहाँ तक ये व्यास होता है, तो अगर ये व्यास छोटा होने का मतलब है ये मान लिया इतना हो गया, ऐसी स्थिति हो, ये गोलीय पृष्ठ बहुत छोटा है, तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु A भी यहाँ होगा और यहाँ ये था M, ये पॉइंट, तो ये P है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो बिंदु A है वो P के नज़दीक होगा और इसका प्रभाव क्या होगा कि जब हम A से P पर लंब डालेंगे, जैसे यहाँ डाला हुआ है ये वाला AM, तो AM ये लंब जो है AP पर ही आ जाएगा लगभग, यानी M बिंदु P पर ही आ जाएगा।
तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ CM दूरी होगी वहाँ हम CP के इक्वल ले लेंगे ऐसी स्थिति में। ऐसे ही जहाँ OM दूरी होगी वो OP के बराबर ले लेंगे। जहाँ ये IM दूरी होगी, क्योंकि इसमें एक I भी है, प्रतिबिंब जहाँ बना हुआ है वहाँ I है, तो I से M तक की दूरी जब लेंगे तो वो I से P तक की दूरी के बराबर ही ले लेंगे। तो जब ये द्वारक छोटा होगा तो यहाँ आप देखिए ये कोण जो है I है, ये वाला कोण। अब जब ये द्वारक छोटा है तो ये जो आपतित किरण है वो यहाँ आकर के गिरेगी, तो ये अभिलंब हो जाएगा, यहाँ ये विलंब था, यहाँ ये विलंब हो जाएगा AC। तो ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये इससे छोटा होगा, बहुत छोटा होगा ये। इसी प्रकार से अपवर्तन कोण R का मान भी छोटा हो जाएगा। और जो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये गामा, ये वाले अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये कोण भी छोटे हो जाएंगे। अगर ये लाइन यहाँ न आकर के यहाँ आएगी तो ये कोण छोटे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब व्यास छोटा होगा तो I और R छोटे होंगे, और ऐसी स्थिति में जो साइन है उनका, साइन I बराबर हो जाएगा I के और साइन R बराबर हो जाएगा R के। जब I और R का मान छोटा होगा तो इनका जो साइन है वो I के ही बराबर हो जाएगा, यानी साइन I बराबर I, साइन R बराबर R। इसी प्रकार टैन भी इनका बराबर ही होता है। जब कोण छोटे होते हैं तो उनका साइन और टैन दोनों बराबर होते हैं। साइन और टैन का मतलब कोण का साइन कोण के बराबर होगा, उस कोण का टैन भी उस कोण के बराबर होगा। जैसे यहाँ जो I कोण है इसका साइन I के ही बराबर है, अगर यहाँ टैन लगाओगे तो भी वो टैन I भी I के ही बराबर हो जाएगा। तो ये साइन I बराबर I और साइन R बराबर R। अब हम यहाँ साइन I और साइन R की जगह I और R रख देंगे, तो ये हो जाएगा I अपॉन R बराबर N2 अपॉन N1, या N1 I बराबर N2 R। ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो I के और R के मान हमने निकाले थे वो यहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ये I के मान यहाँ ये हैं, I बराबर गामा माइनस अल्फ़ा और R बराबर गामा माइनस बीटा, यहाँ रख देंगे। N1 I का मान है गामा माइनस अल्फ़ा और बराबर N2 R का मान है गामा माइनस बीटा। N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब देखो यहाँ ये गामा दो बार है तो उसे गामा को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो ये जो बीटा है यहाँ से N2 बीटा, इसे हम बाएं पक्ष में लाते हैं, तो ये हो जाएगा N2 बीटा, क्योंकि इधर माइनस का है, इधर आकर के ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा। ये N1 गामा उधर चला जाएगा। अब ये हुआ N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर, यहाँ गामा कॉमन है तो N2 माइनस N1 गामा, ये हो जाएगा। ये समीकरण हुई थर्ड। इसका हम प्रयोग करेंगे। पहले हम अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा है, व्यास छोटा है, तो अल्फ़ा बीटा गामा छोटे होंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा छोटे होंगे तो इन कोणों का जो टैन है वो इन कोणों के ही बराबर हो जाएगा, यानी टैन अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से बीटा बराबर टैन बीटा के हो जाएगा, गामा बराबर टैन गामा के हो जाएगा। तो यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है तब अल्फ़ा बीटा व गामा भी छोटे होंगे।
तथा A तथा M ध्रुव P के निकट होंगे। ये मैंने आपको बता दिया है। ये इनके बहुत नज़दीक आ जाएंगे। ये पॉइंट भी M यहाँ आ जाएगा और A भी इसके निकट यहाँ आ जाएगा, अगर इसका द्वारक बहुत छोटा है तब। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अल्फ़ा का मान हो जाएगा tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा आप यहाँ से देखोगे, ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये वाला OAM, ये वाला जो है, तो tan अल्फ़ा बराबर लंब अपॉन आधार, लंब तो हो जाएगा AM अपॉन OM। तो AM तो H है और OM के स्थान पर हम लिख सकते हैं OP, क्योंकि ये जो M पॉइंट है वो P के ही निकट आ जाएगा, अत्यंत निकट आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हम OP और OM को आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा का मतलब हुआ AM अपॉन MO, और MO को हमने क्या कहा था, MO किसके बराबर था, PO के, क्योंकि M बिंदु लगभग P के निकट आ जाएगा ऐसी स्थिति में। तो यहाँ हम लिख देंगे H अपॉन PO, क्या है ये PO, यहाँ से यहाँ तक की दूरी U है, और चूँकि ये ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी है तो ये ऋणात्मक होगी -U। तो अल्फ़ा बराबर हुआ H अपॉन -U। यहाँ MO PO के बराबर है, ये मैंने आपको समझा दिया है। बीटा बराबर tan बीटा, और tan बीटा का मान हो जाएगा AM अपॉन, ये तो AM है, अपॉन MI, या ये, और जो MI है वो PI के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर द्वारक छोटा है तो ये हुआ AM अपॉन MI बराबर AM अपॉन PI, और AM तो H है और ये -V हो जाएगा। ये वस्तु की दूरी है, V से प्रदर्शित करते हैं, और ये बाईं तरफ है ये वाली, तो ये माइनस की होगी। इसी प्रकार गामा बराबर tan गामा बराबर AM अपॉन, यहाँ है CM, AM अपॉन CP लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको यहाँ M की जगह P लिखना है। ये अपॉन में जहाँ भी M लिखा हुआ है वहाँ P लिख देना है, क्योंकि M बिंदु P के अत्यंत निकट आ जाएगा, तो M के स्थान पर हम P लिख सकते हैं। तो H अपॉन -R। अल्फ़ा बीटा गामा के जो मान है, अब हम समीकरण, ये जो थर्ड है इसमें रख देंगे। अल्फ़ा बीटा गामा के मान समीकरण 3, जो थर्ड समीकरण है, रखने पर N2 बीटा, बीटा का मान क्या है, H अपॉन -V। इसके बाद है -N1 अल्फ़ा, -N1 अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान है H अपॉन -U बराबर N2 -N1 गामा। तो N2 -N1 गामा, गामा का मान है H अपॉन -R। अब देखो H यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी पदों में H है। अगर आप पूरी समीकरण को H से भाग दे देंगे तो ये H कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हुआ, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। माइनस का होगा, यहाँ ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसे प्लस करने के लिए हम पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देते हैं, या पूरी समीकरण के चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। इससे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो हुआ N2
अपॉन v हो जाएगा। ये माइनस की जगह हमने ये प्लस कर दिया। यहाँ क्या है, यहाँ है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का फिर माइनस हो जाएगा जब हम चेंज करेंगे। तो माइनस n1 अपॉन यू बराबर, ये यहाँ ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस n2 माइनस n1 अपॉन r, ये हो जाएगा। यही इसका समीकरण है। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है ये सूत्र। अगर n2 और n1 यानी दोनों माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए हुए हैं तो आपको यहीं तक ये निकालना है। यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, यानी n दिया हुआ है, n बराबर होता है n2 अपॉन n1, इसे हम बोलते हैं n को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसे लिखते हैं n2 अपॉन n1। तो इस समीकरण में हम थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। इस पूरी समीकरण को n1 से भाग कर दो, क्योंकि n1 से भाग करने से यहाँ भी n2 अपॉन n1 आ जाएगा, यहाँ n1 कैंसिल हो जाएगा, यह n2 अपॉन n1 आ जाएगा, यहाँ n1 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इस पूरी समीकरण को n1 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन u और बराबर n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, चूँकि दो पद है दोनों को अलग अलग भाग कर देंगे, अपॉन r। यहाँ तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो और जो n2 अपॉन n1 है उसके स्थान पर हम रख देंगे n, तो ये n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर ये वाला n2 अपॉन n1, फिर n रख देंगे यहाँ, और ये माइनस 1 अपॉन r। तो अगर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं दिए गए हैं, n2 और n1 अलग अलग नहीं दिए गए हैं दोनों पृष्ठों के, और एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिया गया है, तो उसके लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ केवल n होगा, जिसका अर्थ होगा n2 अपॉन n1, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको कोई परेशानी है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको देंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।